और जितना संगठित हमारा दलित समाज है इतना इस देश में कोई, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये ऐसे ऐसे प्रस्ताव ये पास करके चुप बैठ जाते हैं। और ये 70 साल में एक नहीं 4-5 बार प्रस्ताव पास हो चुके। इंदिरा जी के ज़माने में हुआ, वीपी सिंह जी के ज़माने में हुआ, सब जगह हुआ, लेकिन काम एक पैसे का नहीं करता। वो कहते हैं कि हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, एजुकेशनल डेवलपमेंट करेंगे। मैं बता दूं, मेरे समाज को नहीं पता, अब पीजी स्कॉलरशिप देते हैं, सिर्फ 1000 बच्चों को देते हैं। ये स्कीम है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की, जबकि बच्चे हमारे कम से कम 25,000 बच्चे पूरे देश में पीजी कर रहे हैं, कम से कम बता रहा हूँ। ऐसे पीएचडी कर रहे हैं हमारे बच्चे, पीएचडी में कम से कम हमारे 11-12 हज़ार बच्चे हर साल होते हैं। उनमें से ये मुश्किल से हम लोगों को 2000 बच्चों को यूजीसी के द्वारा दी जाती है, उसको नेशनल फेलोशिप कहते हैं। तो बाकी 11,000 में से 9,000 बच्चों को कौन इस फेलोशिप देगा? तो और वो 2000 बच्चे छाटे कैसे जाते हैं? पीजी के लिए 1000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, वो कौन सा तरीका है कि 1000 बच्चों को इनको देंगे? तो ये सारी स्कीमें इतनी फाल्टी और इतनी गलत है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं आपको अब दूसरी बता दूं, एक बजट का प्रस्ताव उसमें पास हुआ है कि हमें हमारी आबादी के अनुपात में बजट आवंटित होगा, कभी नहीं हुआ। और वो पास हुआ है कि ना वो डाइवर्ट होगा ना वो लैप्स होगा, और एक्ट बनाया जाएगा। पूरे सरकारें, देश की जितनी भी प्रदेश सरकारें हैं वो एक्ट बनाएंगी। तो उन्होंने आज तक कोई एक्ट नहीं बनाया, सिर्फ 4 स्टेटों ने बनाया है। कर्नाटक ने बनाया है, आंध्रा ने बनाया, तेलंगाना बनाया, अभी उत्तराखंड ने बनाया। इवन केंद्र सरकार ने भी अपना ये बजट नहीं बनाया। और जो पैसा हमें हमारा अनुपातिक बनता है बजट का, जो हिस्सेदारी बनती है, उसको एक अलग हेड नंबर दिया गया है। वो हेड है 789 शेड्यूल कास्ट का, 797 शेड्यूल ट्राइब का। तो वो दोनों हेड में पैसा जाना चाहिए, लेकिन पैसा जाता ही नहीं है। हमें पिछले साल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9,000 रुपये का हमें पैसा दिया, जबकि बताते 82,000 दिया। वो सब झूठ है। शेड्यूल कास्ट के लिए सिर्फ 9,000 रुपये का बजट हमें दिया, और 9,000 रुपये को भी ये खर्च नहीं करते हैं। जो पैसा बचता है आज की तारीख में, सरप्लस फंड जो पड़ा है, जो आज की तारीख में ये है कि वो फंड जो मिला हुआ है वो जो है ना डाइवर्टेबल है ना लैप्सेबल है। जब ना तो डाइवर्ट हो सकता है ना लैप्स हो सकता है, तो लैप्स नहीं हुआ और इन्होंने खर्चा पूरा हमारे बच्चों पे किया नहीं। तो इस वजह से वो 86,000 करोड़ रुपए आज की तारीख में इनके पास जमा है। हम लोग इनको कह रहे हैं कि भाई ये 86,000 करोड़ रुपए में आप डॉक्टर अंबेडकर नवोदय विद्यालय खोल दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर नवोदय विद्यालय यदि खुल जाएंगे इस देश में, हमने कहा हर सांसद के क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में एक नवोदय विद्यालय खोल दीजिए। तो वो नवोदय विद्यालय में 2000 बच्चे पढ़ेंगे। तो उसके क्षेत्र के हर साल यदि 2000 बच्चे एडमिशन लेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारे देश के इंग्लिश मीडियम से खुलने वाले ऐसे स्कूलों में बच्चों की जो पढ़ने वालों की तादाद है थोड़ी सुधर जाएगी, तो हमारा डेवलपमेंट होना शुरू होगा। लेकिन नहीं खोलेंगे, नहीं करेंगे, वो 86,000 करोड़ रुपया लेके बैठे हैं। हमने इनको कहा है कि हर राज्य के राजधानी में 2000 बच्चों, 2000 बेरोजगार युवक युवतियों के लिए आप इंडस्ट्रियल प्लॉट डेवलप कर दीजिए। वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग दे करके बच्चों को वहाँ पर वो प्लॉट पर इंडस्ट्री लगवा दीजिए। आज पॉलिसी है कि यदि एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी माल खरीदेगी तो वो शेड्यूल कास्ट से प्रायोरिटी पे खरीदेगी, और वो हमारे माल का 20% खरीदेगी। तो 20% माल हमारा जाना चाहिए, लेकिन 20% का भी एमएसएमई ने घटा करके हमारा 20 का 20% कर दिया, तो वो 4% हिस्से में आता है। यदि 4% भी हमारे हिस्से में आए तो भी कम से कम 12,500 करोड़ रुपए का माल हमें साल में सप्लाई करना है। अब जब हमारी इंडस्ट्री नहीं है, 358 आइटम ऐसे हैं जो उन्होंने लिस्ट दी है कि ये लिस्ट की सप्लाई होनी है, वो नेट पे पड़े हैं। नेट पे हमारे लोग कोई पढ़ता नहीं,
यदि वो लोग पढ़ करके वो नेट से निकाल ले एमएसएमई की क्या क्या एमएसएमई में आएगा, उसकी लिमिट क्या है, तो वो लोग पता लग जाएगा। अब यहाँ पर एक शुल्क का शब्द बनाया है, हम लोग कितनी भी बड़ी से बड़ी ठेकेदारी ले, कितना बड़ा ठेकेदार ले, उसमें जो हमारी अर्नेस्ट बनी हुई है, यहाँ पर वो शुल्क का सब हमारे वो पैसे जमा करेगा सिक्योरिटी, लेकिन हमारे किसी लोगों को पता ही नहीं है। तो कोई भी आदमी कोई भी ठेका लेने से पहले डर जाता है कि इसमें तो 3 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा करनी है। अब 3 लाख उसके पास सिक्योरिटी के है नहीं, बिजनेस करने के लिए ही उसके पास 3 लाख 4 लाख 5 लाख होंगे। अब वो भी अब भर ही नहीं सकता, पर उसे नहीं पता कि ये जो सिक्योरिटी जमा करनी है वो शुल्क टाइप साहब है, आप वहाँ अप्लाई करिए, आपका पैसा वो जमा करेंगे। तो हमारे लोग तो अनभिज्ञ है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। एजुकेशन का इतना मामला ख़राब हुआ पड़ा है, हमारी हायर एजुकेशन में 70% का ड्रॉप आउट रेट है। 70% ड्रॉप आउट रेट क्यों है? क्योंकि उनको टाइम से फीस जमा नहीं होती। 1 साल 2 साल बेचारे कर देते हैं, 4 साल का यदि कोर्स है तो वो उसके बाद वो छोड़ जाता है पढ़ाई। जब पढ़ाई छोड़ जाता है तो जो उसके पास है वो भी लग गया, लुट गया, और आगे की पढ़ाई भी बंद होगी, क्योंकि सरकार ने टाइमली पैसा भेजा ही नहीं। उसका कारण भी हमें बनता है, ये सरकारें जानबूझ के करती है, ये साजिश के तहत है, जिससे कि उनके बच्चे पढ़े ही ना। हम ये लड़ाई 20 साल से मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। उनको मैं ये जो 70% का ड्रॉप आउट रेट है, इसको मैं 10% पे लाना चाहता था, नहीं ला सका, क्योंकि मेरी संस्था भी एक छोटी सी संस्था है। ऐसे ही मेरे समाज में हर ज़िले में, हर गांव देहातों से लेकर हर कस्बे में, एक एक शहर, बड़े शहर में 100 संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, काम कर रही हैं। लेकिन पहले तो हमारी संस्थाओं को काम का नहीं पता, और जिनको पता है वो काम करती हैं या नहीं करती वो तो भगवान जाने, लेकिन जो करती भी हैं उनको इन बारीकियों का नहीं पता कि मामला क्या है। इसलिए ये मामला जो सब बातें करने का है, ये भीम संसद में हम लोग इसलिए चाह रहे हैं कि जितनी भी संस्थाएं हैं, जितना भी हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, जितना भी डॉक्टर इंजीनियर की संस्थाएं हैं, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, या समाज के हर कहीं भी हो, चाहे संस्था बहुत बड़ी हो चाहे संस्था छोटी हो, हमारा इससे कोई मतलब नहीं, हमारे लिए सब बराबर है। तो भीम संसद में हम लोग उनको अपना सांसद बनाने के लिए ये बना रहे हैं। इसमें ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, ना कोई हस्ती में कितना बड़ा हो हस्ती में कितना छोटा हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। जैसे पार्लियामेंट हाउस के अंदर सब लोग, वहाँ हर समाज हर वर्ग का आदमी बैठता है, वहाँ क्रिश्चियन भी MP है तो बैठेगा, वहाँ वाल्मीकि भी है तो बैठेगा, चमार है तो भी बैठेगा, जाटव है तो भी बैठेगा, कोई बैकवर्ड क्लास का कोई MP वो भी बैठेगा, सब लोग वहाँ राजपूत ठाकुर ब्राह्मण कोई भी हो सब लोग बैठेंगे, सब इक्वल है। ऐसे ही हमारी भीम संसद में सब इक्वल होंगे, कोई छोटा होगा ना बड़ा होगा। स्टेज नहीं लगेगी, भाषण नहीं होंगे, हर पॉइंट पे मुद्दे पे चर्चा होगी और प्रस्ताव आएंगे। मैं प्रस्ताव पेश करूँगा, प्रस्ताव पेश करके मैं उनका हल बताऊँगा। अब हल बता करके जो प्रस्ताव आएगा उसका प्रस्ताव पास करेंगे। अब एट्रोसिटीज हो रही है, आप देखिए कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, किसी के कान पर सरकार की जू ही नहीं रेंगती। जितने केस जाते हैं 1% में भी सज़ा नहीं होती, केस रजिस्टर्ड नहीं होते, रजिस्टर्ड हो भी जाए तो उसे प्रूव करना पड़ता है। तो हम लोग को ये समाधान ढूंढना है कि हम क्या करें, क्योंकि 20-20 साल तक केस चलते हैं। स्पेशल कोर्ट की बात तो करते हैं पर कोई स्पेशल कोर्ट बनती नहीं, बनी भी है तो वो भी टल्लू 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 करके चलती है। तो वो भी डिसीजन देना चाहिए उसको 1 साल में, वो नहीं देती। तो हालत ये बन गई है कि काम कुछ हो नहीं रहा, जब कोई दबाव नहीं है। हमारे जितने MP हैं, जो भी सांसद हैं, जैसे भी हैं, या तो उनको ज्ञान नहीं, वो बुद्धू नंबर 1 है, या उनको सवाल उठाना नहीं है, या उनके ऊपर पार्टियों का दबाव है। पार्लियामेंट हाउस में कोई भी बात हमारी डिस्कस नहीं हो रही। आप देखे होंगे 10 साल का ही पिछले आंकड़े निकाल दे, कोई हमारी किसी समस्या का कोई वहाँ निदान नहीं हुआ, किसी ने पेश ही नहीं की। 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में भारत बंद का आह्वान हुआ था एट्रोसिटीज एक्ट के ऊपर, SC ST एक्ट के ऊपर हुआ था, अत्याचार निवारण कानून
जो निरस्त किया था, जो आज के CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये यूयू ललित थे उस समय। तो इन्होंने कानून कर दिया, वो हमारा सत्यानाश कर दिया था एट्रोसिटीज एक्ट का। वो हमें आंदोलन करना पड़ा, सड़कों पे आने पड़ा। 14-15 नौजवान लड़के हमारे गोलियों से मारे गए, शहादत हुई। उनके ऊपर मुकदमे बने, हजारों आदमियों के ऊपर देश में, राजस्थान में अलग बने, मध्य प्रदेश में अलग बने, सारे स्टेटों में मुकदमे बने, और वे मुकदमे आज तक बच्चे झेल रहे हैं। उन मुकदमे को हम लोग वापस नहीं करा सके। कोई भी संस्था ऐसी नहीं है। सीरीज बेहद ज़रूरी है। अगले अंक में देखिएगा इसके बाद जय भगवान जाटव जी ने क्या कहा है। जय भीम। हमारे बच्चों को इंडस्ट्रीज लगवा दीजिए के बाद जय भगवान जाटव जी ने क्या कहा, अगली सीरीज देखना ना भूलें। आपकी सुविधा के लिए ही वीडियो क्लिप्स को छोटा कर दिया गया है, यानी एपिसोड वाइज। आप अगली क्लिप अगले अंक में देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। जय भीम।